हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एंड एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश क्लर्क एग्जाम की इस सीरीज़ में, जिसका पार्ट 6 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के 5 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया है, नागार्जुन, अश्वघोष व वासुमित्र किसके समकालीन थे? कनिष्क, पुष्यमित्र, करिकाल या फिर स्कंदगुप्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क। नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क जो थे एक कुषाण शासक थे, इनके समकालीन थे ये सभी। इससे जुड़े कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पहला आपका शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ये पुष्यमित्र ने की थी। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट की हत्या। ये भी एग्जाम का पार्ट बन चुका है इसी प्रकार से, तो आपको ध्यान में रखना है, अंतिम मुगल सम्राट की हत्या जो थी वो पुष्यमित्र ने ही की थी। सातवाहन वंश था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सातवाहन वंश की स्थापना जो थी वो सिमुक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है शक संवंत। तो 78 ईस्वी में जो है वो शक संवंत की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने। कनिष्क द्वारा चलाया गया था शक संवंत। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क ने जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कुषाण शासक थे कनिष्क, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके अलावा चरक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे और कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? इंडो ग्रीक, गांधार, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो तक्षशिला जो था वो आपका किस कला के लिए, किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आपका गांधार कला के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तक्षशिला जो था वो गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत में जो है वो आपकी सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक द्वारा चलाई गई थी। तो तक्षशिला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, जो हमने बात की, ये किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? गांधार कला शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा तक्षशिला की बात करें तो वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है वो इंडो ग्रीक द्वारा चलाई गई थी। और मथुरा संग्रहालय, अब कुषाण शासक जो थे उनसे जुड़े कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन मूर्तियां जो है वो सबसे अधिक हैं। तो ये भी एग्जाम का पॉइंट इसी प्रकार से बन चुका है, मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक है। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित थी? कौन सी धातु की? तो सीसा धातु की मुद्रा जो थी वो सर्वाधिक थी सातवाहनों के समय। इसके अलावा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। तो कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। गार्गी संहिता ये भी इसी काल में रचित हुई। तो गार्गी संहिता के जो रचनाकार थे, इसकी रचना कात्यायन ने की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और गार्गी संहिता है क्या? ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? 1805 में, 1830 में, 1837 में या फिर 1840 में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, 1837 में जो है अशोक के शिलालेखों को प्रथम बार पढ़ा गया था। और ये किसके द्वारा पढ़े गए थे? जेम्स प्रिसेप के द्वारा। तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा जो है वो 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को प्रथम बार पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेख है, तो इससे जुड़े कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी? तो 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज हुई थी और इन्हें पढ़ा गया था। हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। 1837 ईस्वी में जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था जेम्स प्रिसेप के द्वारा। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व जो है वो अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। शुभद्रांगी जो था वो अशोक की माता का नाम था। अशोक के शिलालेख का प्रचलन जो है वो भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही किया गया था। अशोक के प्रथम शिलालेख में घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट दी जाती है कि अशोक के किस शिलालेख में ये घोषणा की गई थी, उसके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो अशोक के प्रथम शिलालेख में ये घोषणा है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा जो है वो अफगानिस्तान में भी पाया गया है।
अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। अशोक के बारे में जानने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख ही हैं। इसके अलावा श्रीनगर की स्थापना भी अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक के शिलालेखों को प्रथम पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो जेम्स प्रेसप था। 1837 ईस्वी में जो है वो प्रथम बार इसे पढ़ा गया था। इसके अलावा उत्तराखंड में जो अशोक का शिलालेख है वो उत्तराखंड के कालसी में स्थित है। भाब्रू स्तंभ में जो है वो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट किस स्तंभ में बताया, तो भाब्रू स्तंभ में बताया है। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। इसके अलावा अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कनिष्क या फिर खारवेल? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो मौर्य वंश से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जो है वो जैन धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसकी स्थापना जो है वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कौटिल्य, जिसे कि चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो अर्थशास्त्र जो है ये रचना है कौटिल्य की और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मौर्य साम्राज्य में जो है वो पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। तो मौर्य साम्राज्य में जो है वो पर्ण मुद्रा प्रचलित थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो कि आपका गांधार शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है। तो तक्षशिला जो है ये प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल की में शिक्षा का। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना भी इसी टाइम पीरियड के ड्यूरिंग की थी। तो इंडिका जो है किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। मुद्रा राक्षस की रचना जो है वो विशाखादत्त ने भी इसी काल में की थी। चंद्रगुप्त के बाद जो है वो बिंदुसार ने शासन प्राप्त किया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? अब गौतम बुद्ध का पहला धर्म उपदेश था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर दिया गया था? गया, कुशीनगर, सारनाथ या फिर कुंडलग्राम? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका सारनाथ। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखने। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक गांव नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया, बिहार में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जो है वो प्रकाशवान होता है। यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है, प्रकाशवान जो होता है वो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो अपने उपदेश जो थे वो पाली भाषा में दिए हैं। जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय हैं, कौन से? पहला है आपका हीनयान, दूसरा है महायान। इसके अलावा बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह, और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति को जो है वो अशोक ने संरक्षण प्रदान किया था और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कुंडल वन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, इसकी रचना जो है वो पाली भाषा में हुई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो परिवर्तन आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, धर्म चक्र परिवर्तन ये कहलाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध को जो है वो एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका साइंस का ये पोर्शन है। साइंस के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूछा गया थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? तो थायराइड ग्रंथि है, इसका स्थान कहाँ पर है? इसका स्थान यकृत, गला, आंख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है आपकी गले में होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है ग्रंथियों से, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये यकृत होती है, जिसे लीवर कहा जाता है। तो लीवर जो है
वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड ग्रंथि होती है जो कि गले में उपस्थित होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर रॉबर्ट कोच? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्रेगर मेंडल। इन्हें G.J. मेंडल भी लिखा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो थे अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो थे वो है आपके हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके अलावा लुई पाश्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक जो है वो लुई पाश्चर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच थे। जीवांशम विज्ञान के जनक कौन थे, तो ये थे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो थे वो जीवांशम विज्ञान के जनक थे। इसके अलावा जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश का पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखेंगे। 1809 की सिखों व अंग्रेजों के बीच संधि का आधार कौन सी नदी बनी थी? 1809 में अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो है वो महत्वपूर्ण संधि हुई थी। आपको बताना है कि इस नदी के किनारे हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सतलुज। सतलुज नदी जो थी इस संधि का आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है? तो खड्ड पूछा गया है यहाँ पर, गंबर, पीर, अली या फिर शुक्र खड्ड? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 पीर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर सीर होगा। जो सीर खड्ड है ये बिलासपुर में पड़ता है। आपका बिलासपुर में जो है ये सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड है। तो ऐसे ओवरऑल भी ये सबसे बड़ा सहायक खड्ड है और ये बिलासपुर में पड़ता है, आपको ध्यान में रखना है। गंबर, सीर और अली खड्ड जो है ये मेनली बिलासपुर में बहते हैं। तो सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड जो है वो सीर खड्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के तट पर स्थित है? सबसे पहले सुकेती जीवाश्म पार्क जो आपका सुकेती फॉसिल पार्क है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है। गिरी नदी, बाटा, मारकंडा या फिर आंध्रा नदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 मारकंडा नदी पर। यह आपको ध्यान में रखना है, सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो मारकंडा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा खड्ड से ही पूछा गया है यहाँ पर। मारकंडा खड्ड जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो ये इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिरमौर में जो आपका सुकेती फॉसिल पार्क स्थित है और इसी नदी के इसी खड्ड के तट पर जो है ये स्थित है। तो सिरमौर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सर्वप्रथम सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? किन्नौर, शिमला, बिलासपुर या फिर कुल्लू? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 किन्नौर में। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम जो है वो किन्नौर जिले में ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मीरथल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? तो मीरथल आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यदि पता होगा कि मीरथल के पास कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, सतलुज, ब्यास, रावी या फिर चिनाब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्यास नदी। सो ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहाँ पर छोड़ती है? मीरथल में छोड़ती है और आगे मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। तो ये थे हमारे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पार्ट 6 था। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।